स्टूडेंट्स, सेकेंड ग्रेड और किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का क्विक रिवीजन जो है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग आज उठा रहे हैं रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना, केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर, जिसमें सेकेंड ग्रेड के सिलेबस में या कोई और कंपटीशन एग्ज़ाम हम अगर देखें तो उसमें ये टॉपिक हमें दिए होते हैं इस यूनिट से। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, एक बार हाइब्रिडाइजेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एमओटी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये दोनों टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से आते हैं इस यूनिट के। इसके अलावा डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड होता है ये, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध में दिशात्मक गुण, सहसंयोजक बंध में दिशात्मक गुण ओवरलैपिंग अतिव्यापन के कारण आते हैं, ओवरलैपिंग के कारण आते हैं। ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि सहसंयोजक बंधों में दिशात्मक गुणों का कारण है, तो सहसंयोजक बंधों में दिशात्मक गुणों का कारण है क्या? ओवरलैपिंग, अतिव्यापन, सहसंयोजक बंध में दिशात्मक गुणों का कारण। तो ये तीन टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके सामने। इसके अलावा इसमें फाजान्स रूल और VSEPR सिद्धांत, ये 5 टॉपिक आपने फाइनली आपको 100% आने चाहिए, यानी इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का। अब मैं 1 बाय 1 टॉपिक उठा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले 3 पॉइंट, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो सबसे पहली बात इसमें बंध की हुई है, तो रासायनिक आबंध, हमारी यूनिट का नाम यही है, रासायनिक आबंधन, केमिकल बॉन्डिंग। अब बात आती है केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, तो आप एक नियम पढ़ते हैं, ऑक्टेट रूल। क्या कहता है? अष्टक का नियम बोलते हैं हम इसको हिंदी में। क्या कहता है अष्टक नियम? कि किसी भी परमाणु के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। जिस परमाणु के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो परमाणु स्थायी होता है, स्टेबल होता है। जिस परमाणु के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा? स्थायी। 8 इलेक्ट्रॉन वाला परमाणु जो होता है वो स्थायी होता है। और जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रहते, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रहते, बताओ वो स्थायी होना चाहेगा या नहीं होना चाहेगा? कोई भी परमाणु स्थायी होना चाहेगा या नहीं होना चाहेगा? हम क्यों पढ़ रहे हैं? हमारे पढ़ने का रीजन क्या है? हम स्थायी होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। ऐसे परमाणु भी क्या चाहता है बताओ? स्थायी होना चाहता है या नहीं चाहता? वो भी स्थायी होना चाहता है, हर परमाणु स्थायी होना चाहता है। तो जिस परमाणु के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, बाह्य कोश के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वो बॉन्ड बनाता है, वो बॉन्ड बनाता है। और ये जो बॉन्ड बनता है ये 3 टाइप का होता है, आयनिक, कोवलेंट यानी सहसंयोजक एंड कोऑर्डिनेशन। आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध और उपसहसंयोजक बंध। आयनिक बंध की शर्त क्या है? आयनिक बंध कब बनता है? आयनिक बंध उस कंडीशन में बनता है जब एक परमाणु के पास, एक परमाणु ऐसा है जिसके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा परमाणु ऐसा है जिसके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन है। एक परमाणु ऐसा है जिसके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, दूसरा परमाणु ऐसा है जिसके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन है। अब आप बताओ, हर परमाणु 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, तो जिसके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा बताओ? जिसके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा? सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो वो धनायन बन जाएगा, कटायन बन जाएगा। और जिसके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा? 8 से कम वाला क्या करेगा? कॉमन सी बात है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो वो ऋणायन बन जाएगा, एनायन बन जाएगा। तो धनायन और ऋणायन यानी कटायन और एनायन के बीच जो बॉन्ड बनता है वही बॉन्ड जो होता है आयनिक बॉन्ड होता है। धनायन और ऋणायन आपस में एक अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ जाते हैं, जिसको हम लोग आयनिक बंध बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं।
स्थिर वैद्युताकर्षण बल बोलते हैं, कूलाम बल बोलते हैं। कूलाम बल कह दो, स्थिर वैद्युताकर्षण बल कह दो, आयनिक बंध कह दो, एक ही बात। समझ आ गई बात? तो आयनिक बंध कब बनता है? जब एक परमाणु ऐसा हो जिसके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, दूसरा ऐसा हो जिसके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल उठाऊं, NaCl। NaCl, Na कितने नंबर पे आता है बताओ? 11 पर, Cl 17 पर। अब 11 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरे करोगे? पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? पहले कोश में, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8 एंड थर्ड में 1, हो गए 11 पूरे। 2 8 है, 17 कैसे पूरे करोगे? Cl के 17 पहले कोश में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7, 17 पूरे हो गए। अब आप देखो, अगर Na एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, अष्टक पूरा हो जाएगा। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। तो Na क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और Na प्लस बन जाएगा। अब वो एक त्याग दिया उसने, धनायन बन गया, और यही एक इलेक्ट्रॉन जो Na ने त्यागा था वो Cl ग्रहण कर लेगा और Cl माइनस बन जाएगा, 2 8 8, इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा। सही है? और Na प्लस और Cl माइनस आपस में एक आकर्षण बल से जुड़ जाएंगे और NaCl की फॉर्मेशन कर देंगे। समझ आ गई बात? क्लियर है? तो इस तरह से NaCl आयनिक यौगिक बनता है, ये आयनिक कंपाउंड बन गया। तो अष्टक के नियम को फॉलो करते हैं ये सारे। तो आयनिक बंध कब बना? जब एक परमाणु ऐसा था जिसके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे और दूसरा परमाणु ऐसा था जिसके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन थे। अब आता है कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध। अब आप बताओ, सहसंयोजक बंध मतलब जो इलेक्ट्रॉन के साझे से बना है, शेयरिंग से बना है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना है, वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। अब आप एक सिंपल सी बात बताएं, शेयर करने की जरूरत कब पड़ती है? मान लो मैंने कोई जगह लेनी है, ठीक है, कोई दुकान लेनी है, कोई मकान लेना है। अब मेरे को शेयरिंग करने की जरूरत कब पड़ेगी बताओ? मान लो ये मकान 10 लाख का है, ठीक है, और मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, तो क्या मेरे को शेयरिंग करनी पड़ेगी क्या बताओ? तब शेयरिंग की जरूरत है क्या? सफिशिएंट अमाउंट नहीं होगा। मेरे पास 5 लाख है, 6 लाख है ना, तो मेरे को आदमी देखना पड़ेगा। मैंने कहा यार 10 लाख हो जाए ना, अगर कोई ऐसा मिल जाए जो मेरे साथ शेयरिंग कर ले। अब दूसरा कब शेयरिंग करेगा बताओ? दूसरा कब शेयरिंग करेगा? मान लो एक आदमी, अब मान लो एक आदमी 20 लाख रुपए है ना, वो भी ये मकान लेना चाहता है, तो क्या वो मेरे साथ शेयरिंग करेगा? क्या वो शेयरिंग करेगा मेरे साथ? नहीं करेगा। उसके पास भी कम हो, है ना, उसके पास भी कम हो, उसके पास भी 6 है, अब ये दोनों लेना चाहते हैं, तो कहते हैं यार अपने शेयरिंग कर लेते हैं और दोनों मिलके ले लेते हैं ना। तो कोवलेंट बॉन्ड ऐसे ही बनता है। कब बनता है? अब आइडिया लग गया आपको कब बनेगा कोवलेंट बॉन्ड? जब दोनों परमाणु ऐसे हों, जब दोनों परमाणु ऐसे हों जिनके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन। समझ आ गई बात? या हम कहते हैं जो स्थायी ना हो, दोनों ही स्थायी ना हो, ठीक है, और दोनों के पास स्थायी होने के लिए इलेक्ट्रॉन की कमी हो, ऐसा केस रहेगा। ठीक है, जैसे हम लोग देखें CH4 है ना, CH4 है, तो यहां इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। क्यों होती है? क्योंकि कार्बन कितने नंबर पे आता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। सेकंड में कितने हो जाएंगे? 4। सेकंड में 4 है। अब सेकंड में 4 है, आउटर शेल में 4 है, होने चाहिए 8। तो कितने रिक्वायर्ड हैं इसको बताओ? 4 तो इसके पास है, कितने और चाहिए? तो इसलिए ये 4 बॉन्ड बना रहा है आपके सामने। जितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होंगे ना, उतने ही बॉन्ड की वो फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, मोटी मोटी बात ये है। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है? ऑक्सीजन
8 पर, फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 2, सेकंड में 6। अब बताओ कितने और चाहिए, इसके बाद सेकंड में 6 हैं, कितने और चाहिए? इसलिए ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा। और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन को स्टेबल होना है तो हीलियम जैसा होना चाहिए, क्योंकि हीलियम एक इनर्ट गैस है जो मोस्ट स्टेबल है ना, इनर्ट गैस है, स्टेबल होती है। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इन्होंने शेयरिंग कर ली, ना तो हाइड्रोजन स्टेबल था ना कार्बन स्टेबल था, क्योंकि दोनों के पास ही इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे थे, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं और कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है? कोवलेंट बॉन्ड की खासियत क्या है, कब बनेगा? जब दोनों के पास ही इलेक्ट्रॉन क्या हो, कम हो। तीसरा आता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, उपसहसंयोजक बंध बोलते हैं जिसको हम। तो ये बॉन्ड तब बनता है जब एक डोनर होता है, दाता होता है और एक एक्सेप्टर होता है, ग्राही होता है। दाता से ग्राही की ओर एरो का साइन लगाया जाता है, दाता से ग्राही की ओर। अब दाता कब होगा, ग्राही कब होगा, इसका भी मैं हमेशा एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। हमारे पड़ोसी को हमारी जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती, बताओ? हमारा पड़ोसी है, उसको हमारी जरूरत है या नहीं है ना? अब मान लो हमारा पड़ोसी कोई सब्जी बना रहा था, ये हो गए हम और ये हो गया हमारा पड़ोसी। हमारा पड़ोसी कोई सब्जी बनाना चाहता था और उसे कुकर की ज़रूरत थी, प्रेशर कुकर की, और हमारे पास प्रेशर कुकर है, तो वो क्या करेगा बताओ? हमसे कुकर मांगेगा नहीं मांगेगा, बताओ? मांगेगा ना, भाई कुकर दे दो आपका, मैंने सब्जी बनानी है ना। तो यानी हम दाता हो गए और वो ग्राही हो गया, ठीक है। और हम उसको कुकर दे देंगे, भैया ले कुकर ले ले तो सब्जी बना, लेकिन कब देंगे? जब ये कुकर हमारा यूज नहीं हो रहा। अगर हम भी इसमें सब्जी बना रहे हैं तब क्या उसको दे देंगे क्या वो कुकर? तब दे देंगे क्या? भाई हम भी इसमें सब्जी बना रहे हैं, अभी हमारे घर भी सब्जी बन रही है कुकर के अंदर, अब पड़ोसी ने हमारे से कुकर मांग लिया, तब हम दे देंगे क्या इसको? तब नहीं देंगे ना। हम तब देंगे जब ये कुकर हमारे यूज नहीं आ रहा, फ्री पड़ा है हमारे घर पे, है ना, हमारे यूज नहीं आ रहा, तब हम कहेंगे ले तू कोई बात नहीं, तू सब्जी बना ले, ठीक है। तो यानी इस केस में क्या होता है, एक एटम तो ऐसा होता है जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। कुकर इलेक्ट्रॉन हो गया एक तरह से, समझ आ गई बात? तो इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, मतलब इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था। एक परमाणु ऐसा था जिसका अष्टक पूरा नहीं था, और दूसरा परमाणु ऐसा था जिसका अष्टक पूरा था, लेकिन उसके कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फ्री पड़े थे, बॉन्ड में नहीं गए थे, यूज नहीं हो रहे थे बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी उसके पास लोन पेयर अवेलेबल था, फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल थे जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किए। समझ आ गई बात? तो एक एटम तो ऐसा है जिसका अष्टक पूरा नहीं है, और एक एटम ऐसा है जिसका अष्टक पूरा है और लोन पेयर अवेलेबल है उसके पास। जैसे देखो BF3, BF3 में बताओ बी ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? BF3 में बी ने 3 बॉन्ड बना रखे, BF3 है ना, 3 बॉन्ड बना रखे। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। 3 बॉन्ड में कितने हो गए? 6। अब इसको 6 इलेक्ट्रॉन है। और एक है NH3, NH3, तो N के पास लोन पेयर भी रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि N कितने नंबर पे आता है? 7 नंबर पे। फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 2, सेकंड में 5, तो आउटर शेल में कितने हैं? 5। 5 में से एक इस बॉन्ड में गया, एक इस बॉन्ड में गया, एक इस बॉन्ड में गया, 3 तो बॉन्ड फॉर्मेशन में चले गए, तो लोन पेयर बच गया। सही है क्या? समझ गए? अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? बी के पास कितने थे? बी के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6। तो क्या इसका अष्टक पूरा था? इस बी का अष्टक पूरा था क्या? बी का अष्टक पूरा नहीं है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। एन का देखोगे तो अष्टक पूरा है,
कैसे पूरा है, दो तो फ्री पड़े हैं और हर बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एन का एक एच का, शेयरिंग में दोनों का हक होता है। तो दो इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से, दो इस बॉन्ड से, दो इस बॉन्ड से, 6 और दो फ्री पड़े हैं, तो कितने हो गए 8। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है और लोन पेयर अवेलेबल है, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं जो इसके यूज नहीं आ रहे। तब ये क्या करेगा, इन दो इलेक्ट्रॉन का यूज करेगा और इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगा। और ये जो बॉन्ड होगा डोनर टू एक्सेप्टर, दाता से ग्राही की ओर होगा, जिसे हम लोग कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, उपसहसंयोजक बंध कहते हैं। तो इस प्रकार से उपसहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। कब होता है, जब एक परमाणु ऐसा हो जिसका अष्टक पूरा नहीं है और दूसरा परमाणु ऐसा हो जिसका अष्टक पूरा है और उसके पास लोन पेयर अवेलेबल है। समझ आ गई बात? क्लियर तीनों बॉन्ड? अब एक चीज और ध्यान रखना, इसमें सम इलेक्ट्रॉनीय स्पीशीज वाला प्रश्न आता है। सम इलेक्ट्रॉनीय स्पीशीज, जैसे आपको क्या कहेगा, Ca+2 का सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, ऑप्शन देगा आपको, जैसे कह देगा Na+, Mg+2, Cl-, F-। तो कैसे छांटेंगे, Ca कितने नंबर पे आता है कैल्शियम, 20 पे, +2 का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, सम इलेक्ट्रॉन है मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन बराबर हो ना, तो +2 का मतलब इसने 2 त्याग दिए, 20 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, 2 त्याग दिए, कितने बचे, 18 इलेक्ट्रॉन बच गए इसके पास। समझ गए, 18 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो जिसके पास 18 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं ना, वो इसका आंसर है। किसके पास है बताओ 18 इलेक्ट्रॉन? Cl-, क्लोराइड, Cl-, है ना, क्योंकि Cl 17 पे आता है, माइनस का मतलब एक गेन कर लिया, तो इसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये सम इलेक्ट्रॉनिक हो गए। समझ आ गई बात? तो एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, निम्न में से सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वाला, तो ये आपको आना चाहिए। क्लियर? चलें आगे। अब हम लोग चलते हैं फायान रूल पे। फायान रूल पहले बता देता हूं आपको, या फाजांस रूल, फायांस नियम, फायान का नियम, फाजांस रूल। फायान नियम किस बात की व्याख्या करता है, पहले तो अपने को यही पता होना चाहिए, ये किस बात की व्याख्या करता है। ये व्याख्या करता है आयनिक यौगिकों में सहसंयोजक गुणों की। आयनिक यौगिकों में सहसंयोजक गुण पाए जाते हैं। आयनिक यौगिकों में सहसंयोजक गुणों की जो व्याख्या है वो फायान के नियम से की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आयनिक कंपाउंड में सहसंयोजक गुण यानी कि कोवलेंट प्रॉपर्टीज होती है। कब होती है? जब धनायन छोटा हो, धनायन क्या हो? छोटा हो, और ऋणायन बड़ा हो, ऋणायन बड़ा हो, तब आयनिक यौगिक में सहसंयोजक गुण आ जाते हैं। समझ आ गई बात? कब आएंगे? जब धनायन छोटा हो और ऋणायन बड़ा हो। इतनी बात याद रखनी है आपको, ठीक है? धनायन छोटा और ऋणायन बड़ा। तब धनायन क्या करता है, देखो धनायन छोटा है और ऋणायन बड़ा है, तब धनायन क्या करता है, ऋणायन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, जिससे क्या होता है, ऋणायन की आकृति विकृत हो जाती है। इस तरह से विकृति आ जाती है उसकी आकृति में, जिसे हम बोलते हैं ध्रुवण, पोलराइजेशन। ऋणायन का ध्रुवण हो गया, ये पोलराइजेशन हो गया। कब? जब धनायन छोटा था, तो छोटे धनायन ने क्या किया, ऋणायन के इलेक्ट्रॉन खींचे, जिससे ऋणायन का आकार विकृत हो गया, जिसे ध्रुवण कहते हैं। इससे क्या हुआ, ऋणायन का कुछ भाग धनायन से शेयर कर गया। देखो कर गया ना शेयरिंग, यहां देखो शेयरिंग कर गया या नहीं किया बताओ? तो शेयरिंग कर गया तो मतलब इसमें कोवलेंट प्रॉपर्टी आ गई, सहसंयोजक गुण आ गए। तो कब आएंगे सहसंयोजक गुण? जब धनायन छोटा है और ऋणायन बड़ा है। क्लियर? समझे या नहीं समझे बताओ? धनायन छोटा, ऋणायन बड़ा। अब जब सहसंयोजक गुण आएंगे ना, तो एक चीज ध्यान रखना, सोल्युबिलिटी घटेगी, जल में विलेयता कम हो जाएगी। सहसंयोजक गुण जितने ज्यादा आएंगे
जल में विलेयता उतनी कम होगी। यानी अगर धनायन छोटा है और ऋणायन बड़ा है तो जल में विलेयता कम, गलनांक कम हो जाएगा, गलनांक कम हो जाएगा। कब कम होगा? जब धनायन छोटा है और ऋणायन बड़ा है। जब धनायन छोटा है और ऋणायन बड़ा है तब गलनांक भी कम हो जाएगा। आयनिक यौगिक में सहसंयोजक गुण भी आ जाएंगे। इसका प्रश्न आता है, अब कैसे सोचेंगे देखो आप। जैसे मेरे को प्रश्न दे दिया, क्वेश्चन, निम्न में से सर्वाधिक सहसंयोजक गुण रखता है। सबसे ज्यादा कोवलेंट प्रॉपर्टी रखता है। ऑप्शन दे देगा NaCl, NaBr, NaF, NaI। तो आपको क्या देखना है? सहसंयोजक गुण देखने हैं। तो सहसंयोजक गुण कब आएंगे? जब धनायन क्या होगा? धनायन छोटा और ऋणायन क्या होगा? ऋणायन बड़ा। अब बताओ किसका ऋणायन बड़ा है? धनायन तो सब में सेम है, Na। सिर्फ आपने क्या देखना है? ऋणायन देखना है। ऋणायन किसमें बड़ा है बताओ? कौन सा ऋणायन सबसे बड़ा है बताओ? कौन सा ऋणायन सबसे बड़ा है इसमें? Cl बड़ा है, Br बड़ा है, F बड़ा है या I बड़ा है? कौन सा ऋणायन बड़ा है बताओ? I। क्योंकि ऊपर से नीचे जाते हैं तो आकार बढ़ता है ना, तो I बड़ा है। I बड़ा है तो मतलब सहसंयोजक गुण ज्यादा हो गए। NaI इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? क्लियर? सबसे ज्यादा आयनिक पूछ ले तो कहते सबसे ज्यादा आयनिक कौन सा है, तो इसके बिल्कुल उल्टा कर देना, धनायन बड़ा ऋणायन छोटा, तो आयनिक हो जाएगा वो। तो धनायन तो सारों में ही सेम है, Na। ऋणायन छोटा देख लो बस, NaF। आई समझ या नहीं आई बताओ? क्लियर? अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका अवक्षेप नहीं बनता? किसका पीपीटी नहीं बनता? क्वेश्चन देखो, लैंग्वेज घुमाएगा थोड़ी सी, आपको उस पर अलर्ट रहना है। निम्न में से किसका पीपीटी नहीं बनता, किसका अवक्षेप नहीं बनता? जो जल में घुल जाता है। सही है? जो जल में घुल गया उसका पीपीटी बनेगा क्या बताओ? पीपीटी उसी का ही बनेगा जो नहीं घुला। क्लियर? और कौन से यौगिक नहीं घुलते? सहसंयोजक यौगिक नहीं घुलते पानी के अंदर। आयनिक यौगिक तो घुलते हैं। जैसे आप नमक है, नमक आयनिक है, आप पानी में डालो मिनट में घुल जाएगा। नहीं घुलेगा क्या? आयनिक यौगिक घुल जाते हैं, सहसंयोजक नहीं घुलते। तो किसका अवक्षेप नहीं बनता? मतलब आयनिक यौगिक पूछना चाहता है वो, कि कौन सा यौगिक आयनिक है, कौन सा यौगिक आयनिक है। अब ऑप्शन देगा आपको, AgF, AgCl, AgBr, AgI। बताओ कौन सा यौगिक आयनिक है? जो आयनिक यौगिक है उसका कभी अवक्षेप नहीं बनता, सहसंयोजक यौगिकों का अवक्षेप बनता होता है। तो इसमें एक यौगिक ऐसा है जो सबसे ज्यादा आयनिक है, कौन सा? सहसंयोजक कौन सा होगा? AgF। AgF आयनिक है ना? क्योंकि सहसंयोजक कौन सा होगा? जिसमें धनायन छोटा होगा और ऋणायन बड़ा होगा। ऋणायन बड़ा होगा वो सहसंयोजक होगा। ठीक है? धनायन छोटा, ऋणायन बड़ा। अब धनायन तो सारों में सेम है, Ag। अब ऋणायन देख लो, बड़ा ऋणायन सबसे ज्यादा I बड़ा है, सबसे बड़ा I है, तो ये सहसंयोजक है, मतलब इसका पीपीटी बनता है। सबसे छोटे का पीपीटी नहीं बनेगा, जिसमें ऋणायन सबसे छोटा होगा, तो छोटा ऋणायन F है, तो AgF का पीपीटी नहीं बनेगा, यानी वो यौगिक आयनिक है। समझ आ गई बात? लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज करेगा, उस पर आपने पकड़ लेना है उसको। क्लियर है बात? चलें आगे। यह फायांस का नियम था जो आयनिक यौगिक में सहसंयोजक गुणों की व्याख्या करता है। इसके बाद आता है हमारे पास संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। संकरण में पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास, कौन कौन से कक्षक भाग लेते हैं?
संकरण में कौन से कक्षक भाग लेते हैं? तो संकरण में देखो खाली कक्षक भी भाग लेता होता है, आधा भरा भी भाग लेता होता है और पूरा भरा भी भाग लेता होता है। संकरण में हर प्रकार का कक्षक भाग लेता है। जो खाली है वो तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के संकरण में भाग लेगा, उपसहसंयोजक यौगिक के संकरण में भाग लेगा। खाली कक्षक, उपसहसंयोजक यौगिक बनने में खाली कक्षक का योगदान होता है। जो आधा भरा कक्षक है उसमें इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, कोई दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है और सहसंयोजक बंध बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है। और जो लोन पेयर है ये लोन पेयर के रूप में अवेलेबल रहता है, ये लोन पेयर के रूप में अवेलेबल रहता है। तो संकरण में खाली कक्षक भी भाग लेते हैं, आधे भरे भी भाग लेते हैं और पूरे भरे भी भाग लेते हैं। तीनों प्रकार के कक्षक भाग लेते हैं। क्लियर? पहली चीज ये ध्यान रखना है हमने, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हाइब्रिडाइजेशन में सभी प्रकार के कक्षक भाग लेते हैं। और अगली बात, संकरण से हम लोग पता लगाते हैं ज्यामिति कैसी है, जियोमेट्री कैसी है। ज्यामिति कैसी है, जियोमेट्री कैसी है, ये हमें संकरण से पता लगता है ज्यामिति का। और अब देखो ज्यामिति में संकरण जब हम लोग करेंगे ना, हम लोग जब संकरण करेंगे तो आपने क्या करना है, सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर करना है। सिग्मा बंध और लोन पेयर को जोड़ना है, सिग्मा बंध और लोन पेयर को जोड़ना है। जितने भी सिग्मा बंध हो और लोन पेयर हो वो जोड़ लेना आप लोग। आपका उत्तर 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है और 7 आ सकता है। इनको जोड़ने पर सिग्मा बंध और लोन पेयर जोड़ लेना, आपका उत्तर 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है और 7 आ सकता है। यदि आपका उत्तर 2 आता है, यदि आपका उत्तर 2 आता है तो संकरण क्या होगा, sp। sp। अब देखो s कक्षक होता है, p कक्षक होता है और उसके बाद d कक्षक होता है। s कक्षक होता है, p कक्षक होता है, d कक्षक होता है ना। अब आप संकरण कर रहे हैं, 2 उत्तर आया, इसका मतलब 2 कक्षक यूज हो गए। तो आपका एक s कक्षक यूज हो गया, एक p कक्षक यूज हो गया, तो संकरण बन गया sp। उत्तर 3 आया तो इसका मतलब 3 कक्षक यूज हो गए। तो 3 कक्षक यूज करोगे तो एक s यूज हो गया और 2 p यूज हो गए, तो संकरण क्या बन गया, sp2। 4 कक्षक यूज हो जाएंगे तो 4 कक्षक यूज हो जाएंगे तो ये 4 कक्षक यूज हो गए, क्या संकरण बन जाएगा, sp3। 5 कक्षक यूज हो गए तो sp3d। 6 कक्षक यूज हो गए तो क्या बनेगा, sp3d2। और 7 कक्षक यूज हो गए तो sp3d3। ये संकरण रहते हैं। अब आपको कोई भी अणु देगा, मान लो पेपर में, जैसे मैंने लिख दिया IF5 में I का संकरण, केंद्रीय परमाणु का ही संकरण हमेशा निकाला जाता है। I का संकरण IF5 में, तो I के साथ आपने क्विकली 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ लेने हैं, 5 F जोड़ लेने IF5। अब I के आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन आपको पता होने चाहिए, I के बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन आपको पता होने चाहिए। कितने होते हैं I के बाह्य कोश में, 7, क्योंकि I हेलोजन परिवार का सदस्य है ना। हेलोजन जिस लाइन में आता है उस लाइन का पहला तत्व सोच लो आप, I कौन सी लाइन में आता है, FCl Br I। तो जितने F के बाह्य कोश में होते हैं उतने ही Cl के, उतने ही Br के, उतने ही I के। अब बताओ F कितने नंबर पे आता है, F 9 नंबर पे आता है। पहले कोश में इलेक्ट्रॉन कितने भरोगे F के, 2, दूसरे में 7। तो F के बाह्य कोश में 7 हैं, तो Cl के भी 7 हैं, Br के भी 7 हैं और I के भी 7 हैं। अब I के बाह्य कोश में 7 हैं, बंध बनाने में कितने गए 7 में से, बताओ 7 में से बंध कितने बना गए, 1 2 3 4 5 बंध बना गए, तो मतलब 2 बच गए। तो ये लोन पेयर हो गया, ये बन गया लोन पेयर, ये लोन पेयर बन गया। और ये सिग्मा बंद, 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 कितने सिग्मा बंद हो गए बताओ,
5 सिग्मा हो गए, और लोन पेयर कितने हो गए? लोन पेयर एक लोन पेयर हो गया, तो 5 और 1 जोड़ लोगे, सिग्मा बंद और लोन पेयर जोड़ लेने बस। क्या आंसर आ गया? 6। 6 आंसर आ गया। 6 आंसर आ गया तो संकरण क्या बना? sp3d2। ये संकरण बन गया sp3d2। क्लियर? अब कोई भी एग्जांपल आप लोग उठाएं, सिग्मा बंद और लोन पेयर लेने हैं। जैसे मान लो CO2 आ गया, CO2, तो C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है। डबल बॉन्ड में क्या होता है? 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई। और कार्बन 6 नंबर पे आता है, पहले कोश में इलेक्ट्रॉन 2, दूसरे में 4। बॉन्ड बनाने में कितने गए? गिन लो, 1 2 3 4। क्या कोई फ्री बचा क्या? चारों के चारों बॉन्ड बनाने में चले गए, कोई फ्री नहीं बचा, तो लोन पेयर है नहीं। सिग्मा बॉन्ड गिनो, कितने सिग्मा है? सिग्मा कितने हैं CO2 में? 2 सिग्मा, और लोन पेयर है नहीं, तो यानी आंसर आएगा आपका 2, तो संकरण आएगा sp संकरण आ गया। क्लियर? समझ आ रही है बात? ऐसे ही आपको रिनायन भी दे सकता है, जैसे दे देगा CO3-2 में C का संकरण, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। CO3-2 में C का संकरण। अब बताओ C के साथ कितने O जुड़े हैं? यहां देखो C के साथ कितने O जुड़े हैं? 3, तो C के साथ 3 O जोड़ लोगे, तो 1 2 3, C के साथ 3 O जोड़ दिए। माइनस का कितना है इसके ऊपर? माइनस का कितना? माइनस का 2। तो माइनस का जितना है ना, आपने क्या करना है, 1 O पे माइनस, 1 O पे माइनस, हो गया माइनस का 2। जिस O पे माइनस नहीं आया उसका डबल बॉन्ड पूरा कर दोगे। O 2 बंद बनाता होता है, जिस O पे माइनस नहीं है उसका डबल बॉन्ड पूरा कर दो। ऐसे ही आप कोई भी संरचना बना सकते हैं। जैसे मैं बनाऊं PO4-3, तो P के साथ कितने O जुड़े? 4, 1 2 3 4। माइनस कितने हैं? 3, तो -1 -2 -3। जिस O पे माइनस नहीं है उसका डबल बॉन्ड कंप्लीट कर दिया। समझ गए? लग गया पता? तो अब आप हिसाब लगाएं सिग्मा बंद लोन पेयर का। कार्बन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बाह्य कोश में 4, चारों के चारों बॉन्ड बनाने में गए, तो लोन पेयर कोई बचा नहीं। डबल बॉन्ड में क्या होगा? 1 सिग्मा 1 पाई, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा। कितने सिग्मा हो गए? कितने सिग्मा आ गए? 3 सिग्मा। तो संकरण क्या बन गया? sp2। इसमें गिनोगे तो 1 सिग्मा 1 पाई, ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा। और फास्फोरस के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? P के बाह्य कोश में कितने? 5, क्योंकि ये N वाली लाइन में आता है ना, तो जितने N के बाह्य कोश में होंगे उतने P के बाह्य कोश में होंगे। 5 बंद बनाने में कितने गए? 1 2 3 4 5। तो क्या कोई लोन पेयर बचा? नहीं बचा है ना, तो सिग्मा गिन लो बस, कितने सिग्मा है? लोन पेयर है नहीं, कितने सिग्मा आ गए इसमें? PO4-3 में 4 सिग्मा, तो संकरण आ जाएगा sp3। क्लियर? समझ आ गई बात? तो ये संकरण हम लोग जो है इस तरह से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। बिल्कुल इजी सिस्टम है, कुछ भी नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन आप मिनट में निकाल सकते हैं। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन के बाद हमारा जो टॉपिक आता है ओवरलैपिंग। मैं ज्यामिति भी बताऊंगा इसमें ना, VSEPR सिद्धांत में सारी ज्यामितियां बता दूंगा आपको। ओवरलैपिंग, अतिव्यापन। ओवरलैपिंग सहसंयोजक बंध में दिशात्मक गुणों का कारण है। ये कोवलेंट बॉन्ड में जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज है, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सहसंयोजक बंध में दिशात्मक गुण का कारण। सहसंयोजक बंध में दिशात्मक गुण क्यों पाए जाते हैं? ओवरलैपिंग के कारण, अतिव्यापन के कारण पाए जाते हैं। अतिव्यापन के कारण होते हैं, और अतिव्यापन में हमेशा अर्ध भरे कक्षक ही भाग लेते हैं। संकरण में कौन से कक्षक भाग लिए थे? संकरण में तीनों प्रकार के। और एक क्वेश्चन मैं संकरण का बताना चाहता था आपको। संकरण से हम लोग ज्यामिति निर्धारित करते हैं। अब प्रश्न क्या दिया उसने, एक बार ज्यामिति के निर्धारण में
भाग नहीं लेता, यानी जियोमेट्री का डिटर्मिनेशन किससे हम नहीं करते, सिग्मा बॉन्ड से, लोन पेयर से, पाई बॉन्ड से, सिग्मा बॉन्ड से, लोन पेयर से, पाई बॉन्ड से, या सभी से। ज्यामिति के निर्धारण में कौन भाग नहीं लेता बताओ, यानी संकरण में कौन क्या, पाई बॉन्ड। संकरण में पाई बॉन्ड का कोई रोल नहीं होता और संकरण से ही ज्यामिति देखी जाती है। तो ज्यामिति का निर्धारण पाई बॉन्ड से नहीं किया जाता। समझ आ गई बात। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन निकाला था इसने। हालांकि मैं जब भी संकरण करवाया है मैंने आज तक, मैं इसी बेस पे करवाता हूँ, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अब हम अगले की मेंटेलिटी नहीं देख सकते कि सामने वाला क्या प्रश्न बना रहा है ना, तो उसने प्रश्न डाल दिया। ये भी बताया हुआ था कि संकरण से ज्यामिति पता लगती है, लेकिन उसने प्रश्न डाला ज्यामिति के निर्धारण में कौन भाग नहीं लेता, यानी संकरण में कौन भाग नहीं लेता। मोटी मोटी बात करें तो अपने को पता है संकरण में सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर भाग लेते हैं, पाई बॉन्ड भाग नहीं लेता। देन आंसर इज द पाई बॉन्ड। समझ आ गई बात, क्लियर है। अब हम लोग बात करें ओवरलैपिंग की, तो ओवरलैपिंग में अगर आप इतना याद रख लेते हैं ना कि इसमें हाफ फिल्ड यानी अर्ध भरे कक्षक भाग लेते हैं, तो आपकी ओवरलैपिंग कंप्लीट हो गई, ओवरलैपिंग खत्म। ओवरलैपिंग जो होती है वो 4 प्रकार की होती है, वो आपको ऑप्शन देगा, ठीक है। जैसे कहेगा एस एस ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग, पी पी अक्षीय एक्सियल, और पी पी पार्श्वीय लेटरल। ये 4 ऑप्शन हो देगा आपको। इसमें सिग्मा बॉन्ड बनता है, इसमें भी सिग्मा बॉन्ड बनता है, इसमें भी सिग्मा बॉन्ड बनता है, पार्श्वीय में पाई बॉन्ड बनता है, याद भी रह सकता है। पार्श्वीय में कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। तो एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है, कौन से अतिव्यापन से पाई बॉन्ड बनता है, कौन से, पीपी पार्श्वीय, पीपी लेटरल। सम पार्श्वीय भी लिखा होता है, पार्श्वीय भी लिखा होता है, पाई बॉन्ड बनता है। आगे बात समझ। पीपी पार्श्वीय से कोई भी डायग्राम सोचने की जरूरत नहीं है आपको, आंसर आपके देखना मिनट में निकलेंगे, ठीक है। अब पाई बॉन्ड बनने से पहले एक बात याद रखनी है, पाई बॉन्ड बनने से पहले हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। पाई बॉन्ड बनने से पहले हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, मतलब पी पी पार्श्वीय अतिव्यापन से पहले पाई बॉन्ड किससे बना था, पी पी पार्श्वीय से। पी पी पार्श्वीय अतिव्यापन से पहले पी पी अक्षीय अतिव्यापन होता है। पी पी अक्षीय से सिग्मा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड से पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, मतलब पार्श्वीय अतिव्यापन से पहले अक्षीय अतिव्यापन होता है। पहले अक्षीय होगा, बाद वाले पार्श्वीय उठाएंगे। जैसे उदाहरण देखो, तो 4 अतिव्यापन है, कौन कौन से, एस एस, एस पी, पी पी अक्षीय एक्सियल, और पी पी पार्श्वीय लेटरल। पाई बॉन्ड इससे बनता है, लेकिन इससे पहले हमेशा ये होता है, यानी सिग्मा बॉन्ड बनता ही बनता है। यानी अगर पीपी अतिव्यापन में सिग्मा बॉन्ड, एक ही बॉन्ड बन रहा है तो ये वाला है, 2 बॉन्ड बन रहे हैं तो एक ये एक ये। अब कैसे सोचेंगे देखो, जैसे मेरे को प्रश्न दिया उसने, एच एफ में अतिव्यापन है, 4 ऑप्शन दी थी, एच एफ की ओवरलैपिंग पूछ ली, तो मेरे पास एक एच है एक एफ है। एच बताओ कितने नंबर पे आता है, एच कितने नंबर पे आता है, 1 पे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा बताओ इसका, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, सही है, 1s1 होगा, तो ये 1s1 हो गया। एफ कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p5, तो 2p में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5। अब आप सोचो ये वाला ओवरलैपिंग में भाग लेगा या नहीं लेगा, ये बताओ। ओवरलैपिंग में कौन सा कक्षक भाग लेते हैं, अर्ध भरे, है ना, तो ये भाग लेगा। ये कौन सा कक्षक है बताओ, एस, तो हाइड्रोजन का एस भाग ले रहा है, क्या ये वाला भाग लेगा, नहीं लेगा। क्या ये वाला भाग लेगा, नहीं लेगा। क्या ये वाला भाग लेगा, बिल्कुल लेगा, क्योंकि ये भी अर्ध भरा है। तो एफ का कौन सा कक्षक भाग ले रहा है, पी, तो कौन सी ओवरलैपिंग होगी बताओ, एसपी, एसपी ओवरलैपिंग हो गई इसमें, एच एफ में। आई समझ या नहीं आई, अर्ध भरे कक्षक देख लेना बस,
आपका आंसर आ जाएगा आपको। जैसे मेरे को दे दिया Cl2 में ओवरलैपिंग, Cl2 में कौन सी, तो Cl कितने नंबर पे आता है, 17 पे। मैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। दूसरा भी Cl ही है, वो भी 17 पे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। बस लास्ट वाला देख लिया करो 3p5। 3p में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। ये भी 3p5, इसमें भी 5 हैं, 1 2 3 4 5। अब बताओ इसका कौन सा कक्षक भाग लेगा, P, ये वाला P, सही है। और इसका ये वाला P। अब दोनों में जो ओवरलैपिंग होगी वो कौन सी होगी बताओ, PP। PP कौन सी, अक्षीय या पार्श्वीय, पहली है तो कौन सी, अक्षीय, पहली अक्षीय होगी, सिग्मा बॉन्ड बनेगा इसमें। अगर एक और होती तो पार्श्वीय होती, समझ गए। अब जैसे मेरे को दे दिया O2 में ओवरलैपिंग है, O2 में ओवरलैपिंग है। अब ऑप्शन दे देगा एक अक्षीय है, एक पार्श्वीय है, एक अक्षीय है, दो पार्श्वीय है, दो अक्षीय है, दो पार्श्वीय है, इस तरह से है ना। तो O2 बना O और O से, O कितने नंबर पे आता है, 8, O आता है 8 नंबर पे ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा, 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4, सही है। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन भर लो, 1 2 3 4। इसके भी 2p में 4 इलेक्ट्रॉन भर लो, 1 2 3 4। अब बताओ ये 2p, ये 2p। अब बताओ ये वाला ओवरलैपिंग में भाग लेगा कि नहीं लेगा, ये वाला भी भाग लेगा, है ना। तो ये पहला PP ओवरलैपिंग हो गया, ये PP हो गया। फिर ये वाला P और ये वाला P, ये दूसरा PP हो गया। अब बताओ फिर ये कौन सा होगा, पहले वाला PP अक्षीय, और बाद वाला कौन सा होगा, PP पार्श्वीय। तो यानी O2 में एक PP अक्षीय और एक PP पार्श्वीय होता है, यानी एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा एक पाई, समझ गए। N2 में देखो, N2 में N कितने नंबर पे आता है, 7 पे, दूसरा N भी 7 पे, 1s2 2s2 2p3। रटना नहीं है किसी भी एग्जाम्पल को, 1s2 2s2 2p3। 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 3 है, 3 भरो, 1 2 3। दूसरे वाले में भी 3 भरो, 1 2 3। अब बताओ कितने ओवरलैपिंग में जाएंगे, कितने पी कक्षक ओवरलैपिंग में जाएंगे, तीनों ही जाएंगे ना। तो एक पीपी ओवरलैपिंग यहां होगी, एक यहां होगी, एक यहां होगी। तो बताओ ये वाली कौन सी हुई, पहले वाली पीपी अक्षीय है, और बाकी दोनों कौन सी होंगी, पीपी पार्श्वीय। यानी एक पीपी अक्षीय और 2 पीपी पार्श्वीय आती है अपन में, समझे या नहीं, आगे समझ, क्लियर है इतना। जितने जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक जो होते हैं अतिव्यापन में भाग लेते हैं ना, N2 में देखो ये अयुग्मित है, ये अयुग्मित है, ये एक ओवरलैपिंग होगी, ये अयुग्मित है, ये अयुग्मित है, ये दूसरी ओवरलैपिंग होगी, ये अयुग्मित है, ये अयुग्मित है, ये तीसरी ओवरलैपिंग होगी। अब ये भी पी कक्षक था, ये भी पी कक्षक था, तो पीपी ओवरलैपिंग है। ये भी पी था, ये भी पी था, पीपी ओवरलैपिंग है। ये भी पी था, ये भी पी था, पीपी ओवरलैपिंग है। तो 3 पीपी ओवरलैपिंग है, सिर्फ पहली अक्षीय होगी, बाकी दोनों पार्श्वीय होंगी। समझ आई बात, छांट दोगे आराम से छंट जाएगा, थोड़ा सा प्रयास करोगे ना। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक देख लेना, बस वही ओवरलैपिंग होगी। क्लियर, ये आपका 12th लेवल तक का जो पार्ट दिया हुआ है ना, इसमें इतना ही दिया हुआ है जो केमिकल बॉन्डिंग में। उसके बाद जो बीएससी लेवल का पार्ट दिया हुआ है, उसमें एक दिया हुआ है MOT, आणविक कक्षक सिद्धांत। इसकी मैं मोटी मोटी बात आपको बताता हूँ। देखो MOT की, आणविक कक्षक सिद्धांत की,
आणविक कक्षक सिद्धांत क्या कहता है, जैसे परमाणु से परमाणु जुड़ता है, इसको अपने नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, MOT अणु कक्षक सिद्धांत या आणविक कक्षक सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है जिस प्रकार परमाणु परमाणु जुड़कर क्या बनाते हैं, एटम और एटम जुड़कर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं, उसी प्रकार परमाणु कक्षक और परमाणु कक्षक आपस में जुड़कर माइक को फर्क है बना अणु कक्षक बनाते हैं। तो जिस प्रकार परमाणु और परमाणु जुड़कर अणु बनाते हैं, उसी प्रकार परमाणु कक्षक और परमाणु कक्षक जुड़कर अणु कक्षक बनाते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में जुड़कर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। जितने परमाणु कक्षक जुड़ते हैं उतने ही अणु कक्षक बनते हैं। जितने परमाणु कक्षक जुड़ेंगे, जितने परमाणु कक्षक संयोग करते हैं, जुड़ते हैं, उतने ही अणु कक्षक बनते हैं, उतने अणु कक्षक बनेंगे। इनमें से आधे कम ऊर्जा के होते हैं और आधे ज्यादा ऊर्जा के होते हैं। तो जितने परमाणु कक्षक जुड़ते हैं उतने ही अणु कक्षक बनते हैं, आधे कम ऊर्जा के, आधे ज्यादा ऊर्जा के। जो कम ऊर्जा के होते हैं उन्हें हम अबंधी अणु कक्षक कहते हैं, बॉन्डिंग, BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो ज्यादा ऊर्जा के होते हैं उन्हें हम प्रतिबंधी अणु कक्षक कहते हैं, प्रतिबंधी अणु कक्षक, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये सिद्धांत है मोटा मोटा। अब इसमें देखो, जैसे H2 बनेगा, अणु बनाएगा H2, H2 के बाद He2 हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम। इनमें तो होता है S कक्षक ही, जैसे ये H है, ये H ले लिया, H और H जुड़ेंगे तो H2 बनेगा, है ना। H कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। तो इसके पास सिर्फ S कक्षक रहेगा, S, इसके पास भी S कक्षक रहेगा। तो ये परमाणु कक्षक है, ये परमाणु है, तो ये वाला परमाणु कक्षक है, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये वाला भी एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब ये जुड़ रहे हैं, कितने परमाणु कक्षक जुड़ रहे हैं बताओ, कितने जुड़ रहे हैं परमाणु कक्षक? 2, एक ये 2 जुड़ रहे हैं, तो 2 ही अणु कक्षक बनेंगे। ये अणु बन गया, 2 ही अणु कक्षक बनेंगे, जिसमें से एक कम ऊर्जा का होगा और एक ज्यादा ऊर्जा का होगा। समझ आ गई बात? ये अबंधी है और ये प्रतिबंधी। क्लियर? कम ऊर्जा वाला अबंधी, ज्यादा ऊर्जा वाला प्रतिबंधी। मैं आइडिया ही दूंगा आज आपको, है ना, क्योंकि यूनिट हम लोग जो है कंप्लीट कर चुके हैं 12th लेवल के अकॉर्डिंग। अब आगे चलें तो B2, C2 और N2, B2, C2 और N2 आएंगे। अब इनमें P कक्षक भी आ जाएगा, इनमें P कक्षक आ गया, 2P आ गया इनमें। ये 2P प्लस ये दूसरे का 2P, क्योंकि C2 है ना, C2 है तो मतलब एक C दूसरा C, B2 है तो एक B दूसरा B, N2 है तो एक N दूसरा N, और ये जुड़ेंगे तो N2 बनाएंगे। समझ गए? क्लियर? अब बताओ कितने परमाणु कक्षक जुड़ रहे हैं, कितने परमाणु कक्षक जुड़े बताओ? 6। तो 6 ही अणु कक्षक बनेंगे, जिसमें से 3 ज्यादा ऊर्जा के और 3 कम ऊर्जा के। 3 ज्यादा ऊर्जा के होंगे और 3 कम ऊर्जा के होंगे। अब मेन बात यही है, जब B2, C2 और N2 बनाओगे ना, तो आप कैसे बनाओगे? 1, 2, फिर 1, फिर 2। ये ध्यान रखना।
B2C2 और N2 जब बनाओगे तो 1 2 1 2 करोगे, 1 फिर 2 फिर 1 फिर 2, 1 2 1 2 1 2 1 2। और जब बात आएगी आपके पास, अब ये कक्षक होते कौन से वो हम कल चर्चा करेंगे, लेकिन आपको मोटा मोटा आइडिया एक आ जाना चाहिए। O2 F2 और Ne2 इसकी जब हम बात करेंगे इसमें भी पी कक्षक होगा, 2p 2p, इसमें भी 6 ही बनेंगे, लेकिन इसके 6 कैसे लिखे जाएंगे, 1 2 2 1, बस इतना फर्क हो गया, 1 2 2 1। जब B2C2 N2 था तब तो क्या था, B2C2 और N2 अगर दे दे तब तो क्या करोगे, जो अनुकक्षक बनाओगे 1 2 1 2 बनाओगे। और जब O2 F2 और Ne2 दे दे तब क्या करोगे, तब 1 2 2 1 करोगे। बस ये बात मोटी मोटी ध्यान रखनी है। एक कक्षक होते कौन से, पाई कौन सा है, सिग्मा कौन सा है, पाई स्टार कौन सा है, सिग्मा स्टार कौन सा है, उसको हम कल चर्चा में लेंगे। समझ आ गया आज वाला काम सारा।